थोड़ी देर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। विधानसभा सत्र में सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। देखिए 4 बजे का समय है और अब से थोड़ी ही देर यानी कुछ मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। कुछ मिनटों में बैठक शुरू होगी। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया और उसके आधार पर ही देखिए ठीक 4 बजे बैठक शुरू की जानी है। जयपुर से खबर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री की पहल देखने को मिली। हैंडलूम शोरूम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीदारी की है। अजमेरी गेट स्थित शोरूम पर मुख्यमंत्री ने खरीदारी की। स्थानीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। हथकरघा और बुनकरों को प्रोत्साहन मिलेगा। अरे नीचे करो यार। और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे अपने व्यक्ति का परिश्रम लगा है, पसीना लगा है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम इस अवसर पर मैं उन सभी जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं और वो हैंडलूम बनाने वाले हमारी सभी माता बहनें, हमारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे बाड़मेर से लेकर के जयपुर तक हमारे सांगानेर में भी होता है, बगरू में भी होता है, दौसा के अंदर भी होता है। और हमारा अगर हम बात करें तो कई हमारे ज़िले ऐसे हैं जो हैंडलूम पर आधारित हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि उन लोगों के जीवन में रोशनी। थोड़ी देर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएमओ में भजनलाल कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। विधानसभा सत्र में सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में देखिए बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि सभी जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। 4 बजे का समय यहाँ पर दिया गया और लगभग 1 से 2 मिनट के बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। और बता दें 4:30 बजे भी महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। तो कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक शुरू होगी। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाइव जानकारी देंगे विस्तार से। लाल सिंह, कितना और वक्त बैठक शुरू होने में और ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जानकारी दीजिए बैठक को लेकर। देखिए ऋचा, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और जैसा कि हम तस्वीरों में देखें तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। जावड़ सिंह खर्रा, कन्हैयालाल चौधरी आपने तस्वीरों में देखे, संजय शर्मा आपने तस्वीरों में देखे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल से हमने जाते हुए बात करने का प्रयास भी किया कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। क्योंकि एक एजेंडा होता है कैबिनेट का तो उसको आउट नहीं किया जाता, लेकिन ये तय है कि इस बैठक में तमाम उन विधेयकों पर चर्चा होगी जो आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में लाए जाएंगे। विधानसभा की पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही क्योंकि ये ओबीसी का जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी चर्चा होगी। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ चुके हैं। ऐसे में न केवल उन विधेयकों पे चर्चा होगी जिनको आप सदन के पटल पर लाओगे, खासकर यूसीसी को लेकर विशेष चर्चा की बात बताई जा रही है। क्योंकि यूसीसी विधेयक लाने वाली है सरकार, राजस्थान सरकार। देश में राजस्थान सरकार ने पूरा होमवर्क पूरा कर लिया है अपना
कि यूसीसी में किस तरह के मापदंड रखे हैं, किस तरह के नियम बनाने, इसको लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कवायद इस पर पूरी हो चुकी है, प्रारूप तैयार हो चुका है, दिल्ली इस प्रारूप को पहुंचा दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली से यूसीसी राजस्थान में किस तरह का लागू होगा कानून, उसको हरी झंडी मिल चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अन्य प्रदेशों से ज़्यादा बेहतर कानून यूसीसी का राजस्थान सरकार लाने जा रही है। क्योंकि तमाम राज्यों का अध्ययन किया है, इसके बाद राजस्थान में सर्वे किया गया और उसके बाद पूरा एक यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया है, यानी कि माइंडली इस पर काम किया गया है भजनलाल सरकार की ओर से। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूसीसी का जो कानून विधानसभा में पारित होगा वो काफ़ी बेहतर और अच्छा होने वाला है। उसमें कई ऐसे कानून होंगे जिनको लेकर हो सकता है विपक्ष आपत्ति जताए। हालांकि विपक्ष तो यूसीसी को लेकर ही आपत्ति जता रहा है, लगातार सर्वे के दौरान भी आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार पूरा मानस बना चुकी है, केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है और यूसीसी का विधेयक सदन में लाया जाएगा एक बार। इसके साथ ही कुछ जो जनहित से जुड़े मुद्दे उन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार सौर ऊर्जा को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। सौर ऊर्जा में सिरमौर बनता हुआ राजस्थान, ऐसे में उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। युवाओं से लेकर चर्चा होने का पूरा संभावना है, युवाओं से संबंधित कुछ आज अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। उसके पीछे वजह ये हो कि अब युवाओं को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार न केवल बाहर अभियान चला रही है बल्कि सरकार के स्तर पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है जनहित के मुद्दों के साथ साथ ही सदन में लाए जाने वाले विधेयकों पर भी आज चर्चा हो सकती है। जी साक्षी। बिल्कुल, देखिए ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान का विकास को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार काम कर रही हैं और इसके बाद 4:30 बजे भी देखिए एक बैठक होने जा रही है। बिल्कुल देखिए हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं सभी जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राजस्थान के विकास को लेकर। और जिस तरीके से ओबीसी आयोग ने जो कल रिपोर्ट सौंपी उसको लेकर भी अध्ययन इस बैठक में ही किया जा सकता है। अध्ययन करने के बाद ही देखिए हो सकता है कि जो पंचायत निकाय चुनाव को लेकर जानकारी भी सामने आ जाए, तो ऐसी कुछ संभावना व्यक्त की भी जा रही हैं। हमारे सहयोगी ने जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं लाल सिंह फौजदार ने पूरी जानकारी भी यहाँ पर साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फौजदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बैठक जो होने वाली है कैबिनेट की, ये हर मायने में जरूरी है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी चर्चा हो या फिर वो महिलाओं को लेकर हो या फिर युवाओं को लेकर हो या फिर वो ओबीसी आयोग रिपोर्ट को लेकर भी क्यों ना हो। और देखिए कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक शुरू होगी। देखिए 4 बज चुके हैं तो बैठक भी शुरू हो गई एक तरीके से हम ये मान सकते हैं और लगभग 4:30 बजे भी मंत्री परिषद की बैठक भी शुरू हो जाएगी। ये दोनों बैठकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि इस बैठक में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर अध्ययन किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द पंचायत निकाय चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी जाए। ये संभावनाएं फिलहाल अभी व्यक्त की जा रही हैं। ओबीसी की रिपोर्ट समेत कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज मोहर भी लग सकती है। सीएमओ में ये महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति इस बैठक में बनेगी। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको ये साझा कर रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और देखिए इसके बाद ठीक 4:30 बजे भी मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी और इन दोनों बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये कुछ विजुअल सामने आए हैं जहां पर देखिए बैठक लगभग शुरू होने जा रही है। चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फिर से जुड़ गए हैं। लाल सिंह, अभी क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? की बैठक शुरू हो चुकी है।
जी। और कैबिनेट की बैठक में जो अहम मसौदे रखे जाने वाले हैं उन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि 4:30 के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। अभी कैबिनेट की बैठक में जो अहम विषयों की चर्चा हो रही है, साक्षी उसको ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये इस तरह का एक एजेंडा बताया जा रहा है कि जो विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले विधेयक की चर्चा हुई, क्योंकि ठीक मानसून सत्र के पहले मीटिंग हो रही है एक, और साथ ही ओबीसी की रिपोर्ट आई है, और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा हुआ है। फिर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव की जल्द पूरा एक शेड्यूल घोषणा हो जाएगी। तो इस लिहाज से इन घटनाक्रमों को देखते हुए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा होगी, उस पर भी मंथन चिंतन होगा। इसके बाद निकाय और पंचायत राज चुनाव पर भी बात होगी, और साथ ही विधेयक जो लाए जाएंगे सदन में उन पर चर्चा होगी। क्योंकि जैसा ही मैं पहले जब दर्शकों से रूबरू हुए थे तो मैंने बताया था रिचा कि यूसीसी का जो बिल सरकार लाने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही है, मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी एक कानून, एक चुनाव की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक के लिए समान कानून की वकालत करती है। उस लिहाज से यह कानून बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तमाम सर्वे के बाद अन्य राज्यों के जहां जहां यूसीसी लागू हुआ उन राज्यों का अध्ययन करने के बाद एक मसौदा तैयार किया गया है, और उस मसौदों के आधार पर ये पूरा बिल तैयार किया गया है। पूरा बिल ड्राफ्ट होगा और वो सदन की पटल पर रखा जाएगा। तो ऐसे में उसको लेकर आज मोहर हुआ। इसके अलावा और क्या क्या विधेयक लाए जाएंगे उन पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात मैं कह रहा था कि युवाओं पर विशेष फोकस अब सरकार कर रही है। खासकर मैं कहूँ कि दिल्ली में एनजी के आंदोलन के बाद न केवल सरकार बल्कि संगठन अब युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने की कवायद में जुट चुके हैं। संगठन अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार भी अब अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सरकार के मंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि युवाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। तो यानी कि ये युवा केंद्रित कैबिनेट की बैठक में कुछ बाहर निकल के आ सकता है। इसके साथ ही विधानसभा में किन विषयों को लाया जाएगा, किन विधेयक को लाया जाएगा, उन पर चर्चा होगी। कुछ जनहित के फैसलों पर भी आज मोहर लग सकती है, क्योंकि सोलर ऊर्जा को लेकर, विंड ऊर्जा को लेकर, पेयजल को लेकर, तमाम स्कीम को लेकर जो लगातार भजनलाल सरकार काम कर रही है उसको लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ जनहित के फैसलों पर आज मोहर लग जाएगी। हालांकि अभी समय नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद ये समय बता दिया जाएगा किस समय प्रेस से रूबरू होंगे मंत्री और क्या क्या फैसले कैबिनेट में लिए जाएंगे, इसको मीडिया के सामने रखा भी जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए जाहिर सी बात है लाल सिंह, मान लो कि अगर आज ओबीसी आयोग को लेकर भी जो रिपोर्ट कल सौंपी गई थी तो उसमें तो चर्चा भी की जानी है, मंथन भी होगा, तो वाकई हम ये मान सकते हैं जो इंतजार पूरी जनता कर रही है पंचायत निकाय चुनाव को लेकर, वो उसका इंतजार भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लाल सिंह बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि केवल एक मात्र जो राइटर था वो था ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। कोर्ट ने कह दिया है कि आपको चुनाव कराने हैं। कोर्ट ने एक निर्धारित तिथि सरकार को दे दी है, यानी कि ये तो तय है। कोर्ट के फैसले के बाद ये तो लगभग तय हो ही गया था कि सरकार को चुनाव कराने ही है। लेकिन चूंकि सरकार एक मंशा के साथ काम कर रही थी, एक स्टेट एक चुनाव, यानी कि वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को अब सरकार पूरा कर सकती है, क्योंकि अब मैक्सिमम कार्यकाल सभी के पूरे हो चुके हैं। अब सरकार अपना जो लक्ष्य था कि एक वन इलेक्शन वन स्टेट, उसके तहत चुनाव कराएगी। ऐसे में बहुत जल्द वो शेड्यूल आ जाएगा सामने कि कब निकाय के चुनाव होंगे और कब पंचायत राज के चुनाव होंगे। हाँ, हालांकि ये माना जा रहा है कि निकाय के चुनाव पार्टी पहले, सरकार पहले कराएगी, इसके बाद पंचायत राज के चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि शहरी सरकार चुनी जाएगी पहले, इसके बाद पंचायत राज के चुनाव को चुना जाएगा। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए। जयपुर डिस्कॉम ने आरजीएचएस में इलाज से जुड़ा दिया है बड़ा आदेश। आरजीएचएस में गलत कैटेगरी में इलाज कराया तो डिस्कॉम करेगी रिकवरी। आरजीएचएस में गलत कैटेगरी चुनकर इलाज कराने वालों पर डिस्कॉम सख्त है। एसईबी की जगह सेवारत कर्मचारी श्रेणी चुनने वालों पर कार्रवाई होगी। नियम विरुद्ध इलाज कराने वाले कर्मचारियों से वसूला जाएगा पूरा खर्च। आरजीएचएस के पत्र के बाद जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिए। गलत पंजीकरण से राज्य सरकार को वित्तीय नुकसान होने की बात कही गई है। भविष्य में भी गलत कैटेगरी पर इलाज कराया तो रिकवरी तय होगी। डिस्कॉम ने सभी अधिकारियों को तत्काल निगरानी के निर्देश दे दिए हैं। गलत कैटेगरी में पंजीकृत कर्मचारियों की सूची मुख्यालय भेजने के आदेश दिए हैं। संवाददाता सुनील यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, ये डिस्कॉम ने आरजीएचएस में इलाज से जुड़ा ये जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर सामने आए, बड़े आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ऋचा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है वो यहाँ पर डिस्कॉम ने अपने कर्मचारियों को दिया है। न सिर्फ ये आदेश है बल्कि ये एक चेतावनी भी है।
जो आरजीएचएस यानी सरकारी सुविधा से जो इलाज मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, उसमें कैटेगरी जो निर्धारित की हुई है उसी कैटेगरी में उनका इलाज होता है। देखा ये जा रहा था, इस तरह की शिकायत मिल रही थी, डिस्कॉम के जो कार्मिक हैं इसमें दो कैटेगरी होती है, एक सीधा राज्य सरकार का कर्मचारी होता है और एक जैसे बिजली विभाग है, ये डिस्कॉम है, ये अपने आप में एक निगम है, तो एक इसके कर्मचारी होते हैं। लेकिन डिस्कॉम के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की कैटेगरी में अपना जो आवेदन है वो कर रहे थे, इसकी शिकायत मिली और उसके बाद में जांच की गई। तब ये देखा गया कि इस तरह की जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है और आरजीएचएस ने जो है वो डिस्कॉम को पत्र लिखा है। उसके बाद में डिस्कॉम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है अपने कार्मिकों को कि किसी भी सूरत में कैटेगरी गलत ना भरें। अगर जानबूझकर गलत कैटेगरी में आरजीएचएस का लाभ उठाते हैं तो जो तमाम रिकवरी होगी वो रिकवरी कार्मिकों से की जाएगी। इसमें डिस्कॉम में कई सारे फैक्टर हैं रीता, कई बार कुछ जो इलाज की फैसिलिटी है डिस्कॉम अपने स्तर पर भी उपलब्ध करवाता है, तो ऐसे में कई तरह का जो विरोधाभास है वो देखा जा रहा था और इसी को लेकर कि कोई भी कार्मिक जो है वो कारस्तानी ना करे, किसी तरह की गड़बड़ी ना करे और गलत तरीके से सरकार के पैसे का फायदा ना उठाए, इसको लेकर ये एक जो चेतावनी आदेश है वो जारी किया गया है। शुक्रिया आपका सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर महानगर इकाई द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। राजकीय महाविद्यालय गांधी सर्किल पर जुटे हैं सभी कार्यकर्ता। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की लगातार मांग की जा रही है। प्रिंसिपल रूम में छात्र नेताओं की नारेबाजी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का मेहंदीपुर बालाजी दौरा। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मंदिर पहुंचने पर दौसा जिला कलेक्टर सौम्या झा, एसपी पीयूष दीक्षित ने गुलदस्ता भेज करके स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना भी की। पीयूष गोयल ने सुंदरकांड का पाठ भी किया है। केंद्रीय मंत्री ने देश की खुशहाली की प्रार्थना की है। ट्रस्ट सचिव एम.के. माथुर ने रामनामी दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। और बहुत ही ऊर्जा मिलती है, बहुत ही हौसला बढ़ता है बालाजी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके। भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष है और भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए, उसमें से निपटने के लिए आपसी तालमेल के साथ कैसे इन सब विषयों में विश्व बाहर निकले और विश्व में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आबादी वाले इलाकों में पैंथर की बढ़ती आवाजाही लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। उदयपुर जिले के बेतला क्षेत्र में पैसिफिक कॉलेज के पास दो पैंथर एक घर में घुस गए और आंगन में मौजूद श्वान के बच्चे का शिकार कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी पैंथर घर में घुसकर बकरियों का शिकार कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया। वहीं जयपुर के चोमू क्षेत्र में सामोद स्थित मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखाई देने से सावन मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने, पिंजरे लगाने और आबादी क्षेत्र से पैंथरों को सुरक्षित रेस्क्यू करने की मांग की। जयपुर से बड़ी खबर, सच पे धड़क की खबर का दमदार और बड़ा असर हुआ है। मुखबिर बच्चों से बदसलूकी का मामला सामने आया। राजस्थान विश्वविद्यालय में हटाया गया गार्ड को। रजिस्ट्रार अंशु चौधरी ने दिखाई सख्ती। गार्ड के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मामले के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला।
खबर बानसूर से, जहां राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के अंतिम चरण में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं, महिलाओं एवं आमजन को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और कानून अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों ने बताया है कि यदि कोई महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है तो वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस तत्काल मदद पहुंचा सके। अभियान चलाया गया था महिला सुरक्षा संकल्प, इसमें हमारे ज़िले ने बहुत अच्छा काम किया है। जो शिवानी मैम और अदिति मैम पधारी हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उन्होंने भी इस ज़िले में किए गए कार्य की तारीफ की है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। हम इन कार्यक्रमों को आगे भी जारी रखेंगे और महिलाओं को और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, इसका हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल पुलिस मुख्यालय की तरफ से 80% तो आपने कह दिया कि सजग हो गए हैं। ये हमारा पूरे पीएचडी का और राजस्थान पुलिस का यही प्रयास है कि हम इसे 100% ले जाएं, क्योंकि प्रयास ही एकमात्र साधन है, ये आप भी जानते हैं। इन सभी मुहिम से बात सिर्फ इतनी सी कहना चाह रहे हैं कि छोटे से छोटे लेवल में हमने जाके ये प्रयास किया कि इस महिला संकल्प सुरक्षा को एक मुहिम, एक आंदोलन की तरह लिया जाएगा, एक जागरूकता की क्रांति हो, वो आपने मैटर किया है और हम इसे पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा भी है कि इसके लिए कोटपुतली में रोड ने एक साथ 21,000 ऑनलाइन बच्चों को एक साथ जोड़ना भी हम बच्चों सबसे हमारा इंटरेक्शन हुआ है। उनको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया है, उनको चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के बारे में बताया है, राजकॉप सिटीजन ऐप को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में उनको बताया गया है, ताकि सब अवेयर हो सके और उनको कोई भी समस्या हो तो पुलिस को वो अप्रोच कर सके, बिना हिचक के पुलिस के पास आए और अपनी समस्याएं बताएं। इसी क्रम में उन्होंने भी कई डाउट्स उनसे सुरक्षा संबंधी पूछे हैं, तो उसका भी निवारण किया गया है और बच्चों से अच्छा इंटरेक्शन। बांसवाड़ा में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने की। इस दौरान चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में विकास भवन प्रभारी योगपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप पाटीदार, गौतम सिंह राणा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। वार्ड नंबर 21 में एक युवक ने अपनी भाभी और भतीजी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर अंजाम देने बाद आरोपी देवर विनोद कुमार ने खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। गंभीर रूप से घायल मां और बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, जायजा लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही घटनाक्रम को लेकर जानकारी भी और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डूंगरपुर पहुंचे क्षत्रिय करणी सेना और अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के खिलाफ लाए गए यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत इसी माह 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित होगी। वहीं शेखावत जनगणना जागरूकता वाहन यात्रा के तहत शुक्रवार को डूंगरपुर पहुंचे। भीलवाड़ा के जहाजपुर में उप जिला अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद के बीच विधायक गोपीचंद मीणा ने प्रेस वार्ता करके स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि 150 बेड के नए उप जिला अस्पताल के लिए चयनित भूमि पेटा काश्त की नहीं है और नगर में संचालित वर्तमान अस्पताल भी बंद नहीं होगा। विधायक ने बताया कि नया अस्पताल पूरे क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उन्होंने अस्पताल बचाओ आंदोलन समिति की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखा और नागदी बांध को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को भी खारिज कर दिया। साथ ही आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां अतरसुमा स्कूल पर ग्रामीणों ने बड़ा ताला जड़ दिया है। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है।
वार्ता के बाद 2 और शिक्षक लगाने पर सहमति बन गई है। अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। बसेड़ी तहसील के विद्यालय अतरसुमा का ये मामला बताया जा रहा है। धौलपुर से ये जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग और लोगों में सहमति बन गई। उनकी मांग थी कि हमारे यहाँ टीचरों की कमी। मैंने 2 टीचरों की व्यवस्थाएं पहले कर दी है और 2 टीचर आज उनको आदेश हो जाएंगे। एक दूसरी मांग थी कि हमारे यहाँ पीओ विद्यालय नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत मुख्यालय है। तो जब पीओ विद्यालय बना था शिहोली, उस समय यहाँ 10वीं स्कूल था। अब यहाँ से प्रस्ताव भिजवा देंगे, आगे डायरेक्ट साहब देंगे। हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हुए भी टीचरों की कमी है, और जबकि हमारे स्कूल में करीबन 250 बच्चे हैं, लेकिन उनके राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ाने को भी नहीं है, तो क्या करेंगे। और इनका जब ये नींव ही कच्ची हो जाएगी तो आगे भविष्य में ये क्या करेंगे। हमारे गांव की तो जड़ ही बिल्कुल खराब कर दी लोग विभाग ने। स्कूल होते हुए भी, सीनियर सेकेंडरी होते हुए टीचर नहीं है, कहीं कोई प्रिंसिपल है वो भी भर्ती पर पहुँचा दे, और जाने कौन कौन। बांसवाड़ा से खबर, जहां पिता की हत्या के बाद दोषी बेटे को 10 साल की सजा हो गई है। बांसवाड़ा कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। शराब के नशे में लकड़ी से वार करके हत्या कर दी थी। 18 गवाहों और 33 दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। साल 2024 की घटना में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। डूंगरपुर में एबीवीपी का कॉलेज और गेट पर प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर ये सभी कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ये धरना दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। कॉलेजों में प्रिंसिपल और लेक्चरर के खाली पदों का मुद्दा उठाया गया। छात्र हितों की मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दे दी गई है। श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय का मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर से हम आपको ये जानकारी साझा कर रहे हैं। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतिम दिन स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी नागौरा ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।